तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और वादा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी, तुम्हारे जाम सोने के, लेकिन किसान के घर में आज भी कूटी रकाबी है। ठीक है, ये डंका बज रहा होगा किसी बड़े बड़े लोगों के लिए, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बज रहा होगा डंका, लेकिन देश के किसानों की जो बर्बादी है वो छुपी नहीं है सभापति जी। जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं। आलू का किसान कर्ज में डूबा है, लेकिन चिप्स के उद्योगपति जितने में खरीदे उसका सैकड़ों गुना मुनाफा कमा रहे हैं। चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। केवल धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नफरत फैला के आपको अगर लग रहा है कि इस तरह से जनता का विश्वास जीत लोगे, तो देश का जनमानस, देश का किसान जाग चुका है। अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए माहौल का इतिहास, पढ़ाइए। दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था? चौधरी छोटू राम कहा करते थे कि ऐ किसानों, दो काम कर लो, बोलना सीख लो और अपना दुश्मन पहचान लो। कमेरा आवाम को, किसान कामगार लोगों को जगाने का काम चौधरी छोटू राम ने किया। देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव संसद में भाषण देते हुए अक्सर कहा करते थे कि सारे धंधे मुनाफे के हैं और किसानों का धंधा घाटे का है। पूरा परिवार लगा रहता है। अगर सबकी मेहनत की कीमत जोड़ ली जाए तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। जो सरकार अपने देश के किसानों और नौजवानों को खुशहाल नहीं रख सकती, वह सरकार जनता की सरकार नहीं हो सकती। इस देश की बुनियाद में समाजवादियों और क्रांतिकारियों के नारे लगा करते थे, कौन बनाया देश महान, भारत के मजदूर किसान। किसानों पर बात हो तो इस देश की बुनियाद पर बात होती है। और उसी समय, जिस समय किसान आंदोलन में 750 लोगों को शहादत देनी पड़े ताकि अपना कानून रुकवा सकें जो उनके खिलाफ में बनाया गया था, जिस देश में किसानों पर टीवी डिबेट और अखबारों में लेख तब आते हों जब किसान अपनी जान दे दे, आत्महत्या कर ले, इस देश में किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि किसानों का अपना कोई टीवी चैनल नहीं, किसानों का अपना कोई अखबार नहीं, किसानों के पास अपनी कोई जुबान नहीं, किसानों के पास अपनी कोई एकजुटता नहीं। किसान ताकतवर हुआ तो दिल्ली घेर कर बैठ लेता है, अपनी मांग किसी तरह से मंगवा लेता है, हालांकि वो भी मुश्किल होती है। उन्हें आतताई आतंकवादी कुछ भी कहा जा सकता है। और कमजोर किसान हुआ, छोटी जोत का किसान हुआ, असंगठित क्षेत्र का किसान हुआ, उसकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे वक्त में जब पंजाब सरकार किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाने लगी हो, ऐसे वक्त में जब किसान नेता कई हफ्तों से अनशन पर बैठे हों और उनकी सुनने वाला कोई नहीं, ऐसे वक्त में जब किसानों को सरकार से बात करना मुश्किल हो जाए, ऐसे वक्त में जब सरकार अपने वादे से पलट जाए, ऐसे वक्त में जब सड़कों पर किसान लड़ते लड़ते पस्त हो जाए, एक चुने हुए नेता का, एक चुने हुए सांसद का, एक उसूलों और विचारधारा के व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि वो संसद में किसानों की आवाज को बुलंद करे। और यह भूमिका फिलहाल निभाई समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता, अपनी वाणी से, अपने तेवर से देश का ध्यान आकर्षित करने वाले आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने। किसानों पर बहस की शुरुआत में धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से
पक्ष रखने के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो कायदे से खड़े हुए, पूरा मन बनाकर तैयारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के पिछले मैनिफेस्टो में किसानों के लिए किए गए वादों की पोल खोलना हो या सबूत के साथ बताना हो कि किसानों से किए गए वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक भी पूरे नहीं किए। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये बोरिया में से यूरिया कम कर देने वाली सरकार है। सभापति की तरफ से जब पूछा गया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई, उन्हें लगा कि कोई ऐसे ही सांसद होगा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पता है 2006 में आई, लेकिन 14 में बीजेपी आई ये कहते हुए कि जो अब तक नहीं हुआ वो सब करेंगे, ऐतिहासिक काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया। खेतों में सांड खड़े हैं और पहरेदारी किसान को करनी पड़ रही है। किसान को लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। सरकारी मंडियां तबाह हो गई हैं। बाजार के साथ किसान का रिश्ता खराब हो चुका है। कृषि उपकरणों पर जीएसटी से लेकर के कृषि उपज की खरीदारी तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर गन्ना कीमत की भुगतान तक कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जो धर्मेंद्र यादव ने अपने भाषण में छोड़ा हो। मैं चाहता था कि कुछ मुद्दों पर बात करूं, लेकिन आपको धर्मेंद्र यादव के भाषण की कुछ बहुत जरूरी बातें साझा कर दे रहा हूं, और यह बात आप भी लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जब कोई मीडिया विपक्ष को न दिखाए, जब कोई मीडिया यह बात न बताए कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए संसद में कौन बोल रहा था, विपक्ष कहां सोया हुआ है, तब आप अपने सोशल मीडिया से अपनी जबान को अखबार बना करके लोगों को बताइएगा कि जिन पार्टियों को विपक्ष में ताकत सौंपी जनता ने, उसके नेता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस देश के किसानों के हर जरूरी सवाल पर अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग, ये एनडीए की सरकार भाषण चाहे जितना दे ले किसानों के लिए, लेकिन दिल में किसानों के लिए नफरत लेके बैठे हुए हैं। अगर नफरत लिए न बैठे होते तो इतने बड़े बजट में किसानों के लिए बजट में कटौती क्यों की जाती। 2014 के संकल्प पत्र में कहा गया कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुरूप जो किसानों की लागत है, जिसमें लागत में सदैव नेताजी कहते थे और उसी बात को स्वामीनाथन जी ने भी कहा, किसान की अपनी मेहनत, अपने परिवार की मेहनत, उनके जो पशुओं की मेहनत, खेती की जो वैल्यू है उस वैल्यू का जो मार्केट में ब्याज होना चाहिए, सारी की सारी चीजों को अगर मिला लें, जिसको स्वामीनाथन जी ने फार्मूला दिया था C2 का, C2 प्लस 50%, माने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य। 14 का वादा है आपके चुनावी घोषणा पत्र का मंत्री जी, और 14 से आज 25 आ गई है। अभी तक एक बार भी सरकार का ये संकल्प 12वां बजट पेश हो गया है। 11 साल आपने पूरे कर दिए। भाषण बहुत लंबे हैं आपके, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं। जहां आपने वादा किया था दोगुनी आमदनी का, जहां आपने वादा किया था C2 प्लस 50% का, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से सभापति जी कहता हूं, देश के किसानों की हालत यह है कि अगर वो कर्ज न लें तो लागत भी ऐसी, लागत के बराबर भी कहीं मार्केट में मूल्य नहीं है। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो 43,000 मंडियों की देश में जरूरत है, लेकिन उन मंडियों की अभी देश के अंदर केवल स्थिति है 7,000 की। और जब से एनडीए की सरकार आई है 11 साल से, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, जवाब दे दीजिएगा, आपके 10 साल के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष 10,000 से ज्यादा और अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। देश के किसानों ने, बताइए, देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के तमाम संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। देश के किसान अगर अपना हक अधिकार मांगने आते हैं, 3 काले कानून बनाए थे। मैं कृषि मंत्री जी आपसे कहूंगा, जवाब में बताइएगा, हम पूरे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि काले कानून है 3, और काले कानूनों को आप नहीं मान रहे थे। किसानों ने यहां पर महीनों दिल्ली में सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम झेल के आंदोलन किए। 750 किसान शहीद हुए,
उन शहीद किसानों को आज तक आपकी सरकार की तरफ से, जहां देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी होने वाली है, वहां एक परिवार को मुआवजा आपने नहीं दिया सर। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बज रहा होगा डंका, लेकिन देश के किसानों की जो बर्बादी है वो छुपी नहीं है सभापति जी। 16 लाख करोड़ से ज्यादा देश की बैंकों ने पूंजीपतियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जिसमें चुनिंदा होंगे, हम किसी का नाम नहीं कोट करेंगे, पूरा देश जानता है, लेकिन किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है। यही आपका किसानों के प्रति प्रेम है। कह रहे कितना दिया है, उससे एक मिनट स्वागत, जितना दिया है सुन लो, उससे ज्यादा आपने जो यूरिया की बोरी 50 से 40 कर दी, उसमें काट लिया है। उससे ज्यादा आपने जीएसटी में वसूल लिया। आप बताओ ट्रैक्टर पे कितना जीएसटी है, यूरिया पे कितनी जीएसटी है, कीटनाशकों पे कितनी जीएसटी है। जीएसटी के माध्यम से आपने वसूल लिया है। एक हाथ से 1 रुपया देते हो, दूसरे हाथ से 10 रुपए खींच लेते हो किसानों से। सभापति जी, मैं माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से न केवल समर्थन करता हूं, न केवल उनकी मांग का साथ देता हूं, बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एमएसपी को जो गारंटी की बात स्वामीनाथन जी ने कही थी, जिसकी मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं अलग अलग तरीके से, उन एमएसपी को आप लागू करिए और स्वामीनाथन जी के हिसाब से लागू करिए, क्योंकि हम जानते हैं उसमें भी खेला कर देंगे, उसमें भी किसानों को गुमराह कर देंगे। क्योंकि आप देखिए, किसानों का बजट आपने डाउन कर दिया, जहां देश का बजट बढ़ रहा है, किसानों का बजट क्यों कम कर दिया मंत्री जी? अब मंत्री जी किसानों की को नहीं चाहते हैं कि मंत्री जी को नहीं चाहते हैं सरकार में बैठे लोग, ये तो यही लोग जाने, लेकिन किसानों की कर्ज माफी हो। जी, ये स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट कब आया, कब बनाया, किसने बनाया जी? स्वामीनाथन आयोग जो बना, हाँ। कब बनाया और कितना साल हो गया, थोड़ा वो भी बता दीजिए। नहीं, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट तो आ गई थी 6 में। अच्छा, अरे हम सभापति जी क्यों नहीं हम गलत कहेंगे? बता दीजिए थोड़ा। आदरणीय सद्य नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जी, उस समय के कृषि मंत्री से जाके हम लोग भी मिले थे जी। लेकिन 14 से में तो आपने सारा कुछ बदलने का वादा किया था। वादा तो आपका था, से सौदा, वादा तो आपका था। अरे वादा तो आपका था, ये वादा तो आपका था। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और वादा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी, तुम्हारे जाम सोने के, लेकिन किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ठीक है, जयप्रकाश। अदम गोंडवी के शेर के साथ जब धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात खत्म की, तो मुझे यकीन है कि 25 मिनट के इस भाषण का एक छोटा सा अंश हमने आपको सुनाया है, मगर यकीन है कि यह बात इस मुल्क के किसानों तक पहुंचेगी कि हां, जिन नेताओं को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से उन सवालों को पूछ सकें जो गांव कस्बे का, खेत खलिहान का, उदास, कमजोर, बेबस, लाचार या जिसकी बात कोई सुनता न हो, वो किसान पूछना चाहता है। बीते दिनों जिस भाषण की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, उसमें एक भाषण विपक्ष के ताकतवर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का है। संजय सिंह सदन में खड़े हुए। संजय सिंह इस बात को कहना चाहते थे कि जब दुनिया अंतरिक्ष पर जा रही है तो हमारे यहां कब्र खोदी जा रही है। जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। इसी बात को प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी उठाया, इसी बात को विपक्ष के कई नेताओं ने उठाया, लेकिन संजय सिंह समाजवादी तेवर के नेता, पृष्ठभूमि में जन आंदोलन रहा हो, वो भाषा और तेवर में दिखता है। वो दिखता है उस भाषा में जब जनता के बुनियादी सवालों पर सरकारें झूठ बोल रही हों, मीडिया सरकार का साथ दे रही हो और सब लोग चुप हों। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे, और सवाल पूछा संजय सिंह ने, और पूछा तो ऐसा पूछा कि उसका जवाब देते भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनेगा।
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रकारांतर से यह आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने अपने भाषण से यह साबित करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नौजवानों को किए गए वादों, किसानों को किए गए वादों, देश के हर नागरिक से किए गए वादों में पूरी तरह फेल हो चुकी है और ध्यान भटकाने के लिए, सांप्रदायिकता के जहर को राजनीति में फैलाने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव चला रही है। वो चाहती है कि इस देश के हर मुसलमान से झगड़ा हो जाए, इसीलिए वो औरंगजेब के कब्र की बात कर रही है, 300 साल पुराने इतिहास का जिक्र कर रही है। वो मुसलमानों को इस देश के हर नागरिक का दुश्मन बनाना चाहती है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो संजय सिंह ने अपने भाषण के उत्तरार्ध में पूछा, हमारे जैसे लोगों की आवाजें जब सांसदों तक पहुंच करके देश के उच्च सदन तक पहुंचती हैं तो हमें गर्व होता है इस बात पर कि हां, विचारधारा का एक रिश्ता ऐसा भी होता है। संजय सिंह ने आंख में आंख डाल करके बीजेपी और देश के उन तमाम फासिस्ट दंगाइयों से पूछा कि बताओ, मुसलमानों में से अगर तुम्हें दुश्मन बनाना है तो किस मुसलमान ने इस देश के दलितों को पानी पीने से रोका? किस मुसलमान ने गले में मटका और पीठ पर झाड़ू पहनवाने का काम किया? किस मुसलमान ने मंडल कमीशन का विरोध किया? किस मुसलमान ने रास्ते पर चलने के पहले जाति पूछी? किस मुसलमान ने घोड़ी पर चढ़ने से पहले जाति पूछी? किस मुसलमान ने मूंछ रखने पर दलित को पीटा? किस मुसलमान ने एनएफएस किया? किस मुसलमान ने लेटरल एंट्री किया? किस मुसलमान ने आरक्षण का विरोध किया? किस मुसलमान ने कहा कि संविधान को बदल देना चाहिए? संजय सिंह बोलते तो यहां तक बोलते। आप सुनिए संजय सिंह का वह भाषण जो देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महान का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। यह है वो तेवर जो विपक्ष का है, यह है वो तेवर जो लोकतंत्र में जरूरी है। सत्ता पक्ष बेलगाम और निरंकुश हो जाएगा अगर विपक्ष बेखौफ होकर के सच और जनता के पक्ष में सवाल नहीं करेगा। विपक्ष पर नजर रखिए और विपक्ष पर दबाव बनाए रखिए कि वो सत्ता पक्ष पे दबाव बनाए, उनसे आंख में आंख मिलाकर सवाल करे ताकि लोकतंत्र महफूज रहे। दंगाइयों से, झूठों से, नफरतियों से खुद भी बचिए और अपने लोकतंत्र को बचा लीजिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक अगर ये बातचीत पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करिए। ज्वाइन के बटन दबाएंगे तो हमें हिम्मत और हौसला मिलेगा। आपकी ताकत ही हमारी हिम्मत है। अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर यानी एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।